क्या कभी आपने सुना है कि गलत बाल काटने के लिए किसी सलून को 2 करोड़ रुपए देने पड़े? हाल ही में नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है। हालांकि इतना बड़ा अवार्ड हर दिन किसी को नहीं मिलता, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जजमेंट के माध्यम से कंज्यूमर अधिकारों की रक्षा कैसे की गई। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और आज मेरे साथ हैं मिस्टर सर्वेश सिंह जी, नमस्कार, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। क्या आप हमारे व्यूअर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताएंगे? ये एक्ट कब आया और क्यों लाया? जी एक्चुअली पहले जो प्रिंसिपल था वो था केवियट एम्प्टर, जिसमें ये था कि कंज्यूमर बिवेयर। अगर मैं एक मोबाइल आपसे खरीदता हूँ और घर आके पता चलता है कि मोबाइल नहीं चल रहा है, मेरी गलती है क्योंकि मैं आपके यहाँ चेक नहीं किया कि मोबाइल डिफेक्टिव था कि नहीं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब आया 1986 में, प्रिंसिपल चेंज हो गया केवियट विवेंडर से। अब आप रिस्पॉन्सिबल है चाहे कि मेरा मोबाइल चल रहा है कि नहीं। इफ आई कैन शो, मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि मैं आपसे मोबाइल खरीदा था और भले मैं अपने घर में देखा कि वो मोबाइल डिफेक्टिव है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है। और जिसमें बहुत स्पीडी रेमेडी है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना है, विटनेस नहीं बुलाने हैं, बस बाय वे ऑफ एविडेंस आप अपना एविडेंस दे देंगे और उससे फिर डिसीजन हो जाएगा। सो इट्स अ स्पीडी रेमेडी। स्पीडी ओके सर, तो ये जो एक्ट है, ये कानून, ये किस पर लागू है? एक कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, साथ में सेलर के अगेंस्ट जिसने बेचा, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, और साथ ही साथ अगर हम ये दिखा सकें कि कॉम्प्लिसिट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई मेगा स्टार या एक इंटरमीडियरी जैसे कि कोई वेबसाइट, तब हम उन्हें भी पार्टी बना सकते हैं। पर ये अनिवार्य है कि एज फार एज इंडोर्सर इज कंसर्न, हम ये दिखा दें कि वो कॉम्प्लिसिट था, उसे पता था कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, फिर भी उन्होंने ये आश्वासन दिया। ओके सर, तो इस कानून के अनुसार कंज्यूमर कौन है और क्या कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है? हाँ, कंज्यूमर कोई भी व्यक्ति जो कंज्यूमर के डेफिनेशन में फॉल करे वो जा सकता है, प्रोवाइडेड डेफिशिएंसी और सर्विस वो दिखा पाए। और कंज्यूमर का डेफिनेशन वो है कोई भी व्यक्ति जो कंसिडरेशन मतलब पेमेंट करके, और पेमेंट जो कंसिडरेशन का डेफिनेशन है उसमें क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, चाहे 1 पैसे में वो खरीदा हो, पर 0 नहीं होना चाहिए वरना वो गिफ्ट कहलाएगा। अगर कुछ भी पैसों में कोई भी पेमेंट में वो कुछ खरीदा है, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस, तब वो फॉल करेगा डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर में। पर इसमें कोई भी जो अवेल हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, वो आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। और साथ में रीसेल ऑफ प्रोडक्ट में, उसमें फिर हम डेफिनेशन में एक्सक्लूड हो जाते हैं। जी ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। अब अगर मेरे साथ एज अ कंज्यूमर कुछ गलत होता है तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए टू प्रूव कि आप उसी व्यक्ति से आपने खरीदा है। सो चाहे वो कोई इनवॉइस होगा आपके पास कोई ऑफर लेटर होगा, सो वो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इतने प्रोडक्ट का आपका लॉस हुआ है। उसके बाद आप एसेस कीजिए कि आपका कॉम्पनसेशन कितना हुआ है। मैं मोबाइल डिफेक्टिव खरीदा, मे बी दैट मोबाइल वॉज फॉर 1000 रुपीज। वो 1000 खरीदने के बाद जो कॉम्पनसेशन हुआ, मेरे को जो तो तकलीफ हुई 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, वो एसेस करें। और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप एक लीगल नोटिस भी दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जिससे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद आके आपसे सेटलमेंट कर सकता है। ओके सर, इस पर थोड़ी और जानकारी हम चाहेंगे आपसे कि लीगल नोटिस कैसे भेज सकते हैं, और क्या केवल एडवोकेट ही लीगल नोटिस भेज सकते हैं या एज अ कंज्यूमर हम भी भेज सकते हैं लीगल नोटिस? एज अ कंज्यूमर एक व्यक्ति खुद भी भेज सकता है, और लीगल नोटिस का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। आप चाहें तो एक वकील भी आप हायर कर सकते हैं, पर आप लीगल नोटिस खुद भेज सकते हैं बाय वेरियस मोड्स, चाहे वो एक लेटर हो, बाय हैंड दे दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें। इनफैक्ट व्हाट्सएप में तो अब ऐसा आ गया जहां 2 टिक्स आ गए, कोर्ट उसे मान्यता देता है कि हाँ डिलीवरी हुई है और वो व्यक्ति पढ़ा है, दैट फॉल्स विद इन द ब्रैकेट ऑफ सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। हाँ, तो आप लीगल नोटिस पर व्यक्ति खुद भी दे सकता है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कंज्यूमर फ्रेंडली। तो अब लीगल नोटिस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, समझ भी आ गया है, बट अब एज ए कंज्यूमर अगर कंज्यूमर कंप्लेंट किसके अगेंस्ट कर सकता है? और मान लीजिए अगर मैंने किसी शोरूम से कार खरीदी है तो क्या मुझे शोरूम के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट? देखिए, आपको एज अ कंज्यूमर सेफ साइड में रहना है। प्रोडक्ट आपको डीलर ने बेचा है पर मैन्युफैक्चर किया है उस कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने, इसीलिए आइडियली आपको दोनों को पार्टी बनाना चाहिए। और लीगल नोटिस भी अगर देना है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, आपको दोनों को लीगल नोटिस इशू करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए क्या क्या डेफिशिएंसीज थे। साथ में ये भी हाईलाइट करना चाहिए क्या क्या आपका लॉस हुआ उस डेफिशिएंसी के चलते, क्योंकि आज आपका जो लीगल नोटिस आप भेजते हैं कल फिर आप चेंज नहीं कर सकते, उसे ज्यादा आप इंप्रूव नहीं कर सकते इन योर केस, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। सपोज आपने कॉम्पनसेशन मांगा 1 लाख रुपीज का और आप केस फाइल कर रहे हैं कॉम्पनसेशन ऑफ 10 लाख, फिर कल को वो डिफिकल्टी आ जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी करेक्ट। ओके सर, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ जी जी। और इसी एग्जांपल के बारे में और बात करते हैं आगे। तो सपोज मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से एक सेकंड हैंड कार खरीदी है, जी, तो क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूँ? देखिए, आप अगर डायरेक्टली एक दूसरे व्यक्ति से आप कार खरीदे हैं तो ये रीसेल होगा और इसलिए आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप एक सिविल सूट कर सकते हैं। पर साथ ही में अगर आप सपोज किसी कोई डीलर है जो सेकंड कार बेचता है, सेकंड हैंड कार, आप उसके थ्रू अगर आप परचेज करते हैं और वो आपको एश्योर कर रहा है, तब आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी, तब वो सर्विस प्रोवाइडर के कैटेगरी में आ जाता है। जी, ओके सर, क्या एक इंडिविजुअल पर्सन ही केस फाइल कर सकता है या एक ग्रुप भी फाइल कर सकता है केस? देखिए, कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है और अगर अ सेट ऑफ कंज्यूमर सेम कॉज ऑफ एक्शन हो तब वो एक एप्लीकेशन उसी केस के साथ लगा के परमिशन ऑफ कोर्ट लेके वो भी फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स कोई वेल नोन बिल्डर के अगेंस्ट जो टाइमली पोजीशन नहीं दे रहा है उनके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो उसमें देखिए कॉस्ट, लिटिगेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और बहुत टाइमली डिसीजन भी आ जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब इसमें जैसा हमने पहले बात करी थी कि एक सलून को 2 करोड़ रुपए देने पड़ते थे, जी जी, तो सर वो क्या केस? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक्चुअली ये केस था नेग्लिजेंस के ऊपर, और अगर डीपली देखा जाए मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। इसमें हुआ था कि देयर वाज अ मॉडल, शी टुक सर्विसेज ऑफ अ 5-star एजेंसी फॉर अ हेयर कट एंड सीवियर डैमेजेस हो गए। अच्छा, और उसके चलते प्रीमियम दिया गया तो भी डैमेजेस हो गए, उसके चलते लॉस ऑफ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कुछ रोल्स थे वो लॉस हो गया, और इसलिए नेशनल कमीशन ने 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया गया विच वाज कमेंसुरेट विद द इंजरी। और इसमें अगर देखा जाए जो नेग्लिजेंस का डेफिनेशन है उसमें कोर्ट ने ये बोला गया कि दो इट वाज अ केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, टेस्ट ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो है ऑफ एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन। इट इज नॉट कि नहीं वो एकदम अच्छे से ही करना चाहिए। हाँ, तो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन ने भी अगर ये नहीं किया तो दैट विल बी अ नेग्लिजेंट एक्ट। तो सर अभी आपने बात करी मेडिकल नेग्लिजेंस की, तो सर ये तो हाल फिलहाल के अंदर अभी कोविड के इतने सारे केसेस 2019 से चल रहे हैं, दिसंबर से, इसमें काफी नेग्लिजेंस हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस। जी, तो सर इसके बारे में भी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए भी एक कंज्यूमर जो हॉस्पिटल को पेमेंट दे रहा है या प्रॉमिस किया था अवेल करने का सर्विसेज, वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। ही इज अ कंज्यूमर, ही और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। और नेग्लिजेंस प्रूविंग का यार्डस्टिक मैंने आपको बता ही दिया है, दैट उसे ये नहीं दिखाना कि ग्रॉस नेग्लिजेंस किया था डॉक्टर ने, उसे बस ये दिखाना है कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो डॉक्टर ने वो काम किया कि नहीं अपने बेस्ट पोटेंशियल में, और अगर वो डॉक्टर फेल किया है देन उस ब्रैकेट में फॉल कर जाता है नेग्लिजेंस में। अब इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वो बहुत पुराना जजमेंट है बट वो रिलेटेड था रिगार्डिंग ऑक्सीजन सप्लाई। अच्छा, तो उसमें उन्होंने क्या है उसमें किया था क्रिमिनल केस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का 304A आईपीसी में धारा लगा दिया था डॉक्टर के अगेंस्ट। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 304A में डॉक्टर लायबल नहीं है, क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर था
पर मिसमैनेजमेंट था वहां पे, और इसलिए लिबर्टी दिया गया कि वो सिविल सूट कर सके। तो उस जजमेंट को अगर फॉलो किया जाए तो कोई भी उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए, जिसमें द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल बोथ वाइकेरियसली लायबल होंगे। ओके सर, तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी मेडिकल नेग्लिजेंसी के बारे में जी। बट इसमें एक पॉइंट आता है कि जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस है, अगर ये कोई भी कंज्यूमर क्लेम करता है और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है जी, तो इसके लिए भी क्या कंज्यूमर मतलब कोर्ट में जा सकता है? जी, इसमें देखिए कोई भी कंज्यूमर जो है इंश्योरेंस लेने के लिए प्रीमियम दिया है, राइट, कंसिडरेशन हो गया, और उसके लिए सर्विसेज थे। ये था कि अगर कोई लॉस होगा, डैमेजेस होगा, तो कॉम्पनसेशन उन्हें देना था इंश्योरेंस एजेंसी को। तो इसलिए अगर डेफिशिएंसी है, रिजेक्शन होता है, वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। तो जैसे कि कोई गाड़ी है, वो जल गई और इंश्योरेंस एजेंट कॉम्पनसेशन नहीं देता है, तो वो जा सकता है कंज्यूमर कोर्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी लेके, साथ में वो सर्वेयर रिपोर्ट ले सकता है, और सर्वेयर रिपोर्ट ने सपोज कुछ डिसरिगार्ड किया है, ही कैन चैलेंज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वेयर रिपोर्ट। वो अपने फोटोग्राफ्स लगा दे गाड़ी के, और वो डैमेजेस असेसमेंट के भी कागज दिखा दे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कि मैं इस एजेंसी में गया था, उसने तो बोला था कि 10 लाख लगेंगे, सर्वेयर रिपोर्ट ने वो क्या पता इंश्योरेंस एजेंसी से मिला हुआ है, उसने सिर्फ कॉम्पनसेशन 2 लाख का कंप्यूट किया है। तो उसके लिए भी हम जा सकते हैं, फॉर डिनाइल भी जा सकते हैं, फॉर लिमिटेड पेमेंट भी जा सकते हैं। जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अब एक और इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कि कंज्यूमर केस कहाँ फाइल कर सकता है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर फ्रेंडली है, ओके, और इसलिए कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ आप वहां फाइल कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हैं आप वहां फाइल कर सकते हैं, साथ ही साथ जहां कंज्यूमर रहता है वहां भी फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था हिमाचल में, जहां पे एक एलिगेशन है कि टीचर ने मिसबिहेव किया था स्टूडेंट के अगेंस्ट, पर उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने केस फाइल किया है दिल्ली में, और वो एडमिट हो गया है। अच्छा, तो कंज्यूमर का ऐसा राइट स्वीकार करना, कॉज ऑफ एक्शन भले हिमाचल में है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है स्कूल, वो हिमाचल से इधर आएंगे डेली, पर कंज्यूमर यहाँ दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली में ही कंटेस्ट करेगा। सो दिस इज कंज्यूमर फ्रेंडली, वन। सेकेंड, इसमें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप 1 करोड़ के वैल्यू तक जा सकते हैं, स्टेट कमीशन का वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, और उसके अबव आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं। जी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, नेशनल कमीशन का अपील हाई कोर्ट में नहीं जाता, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो एक और प्रोटेक्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर केसेस वो कंज्यूमर फ्रेंडली ही रहते हैं, सो उसके बाद वो फाइनलिटी अटेन हो जाता है। ओके सर, सो बेस्ड ऑन द वैल्यू आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। जी। तो अब कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर कोर्ट में आप खुद फाइल कर सकते हैं, एक लॉयर के थ्रू फाइल कर सकते हैं, साथ में आप एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी ले सकते हैं जो फाइल कर दे। और जो प्रोसीजर है उसमें है कि आप एक अपना कंप्लेन फाइल करेंगे कि उसमें आप स्टेट करें फैक्ट्स क्या है, मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, ये वैल्यू था, ये लॉस हुआ, इसलिए ये कॉम्पनसेशन मेरे को चाहिए। ये आप फैक्ट्स कंप्लेन में डाल के उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा कि आप जो भी बता रहे हैं वो एकदम सत्य है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मटेरियल डॉक्यूमेंट, आपने कुछ खरीदा है उसका इनवॉइस होगा आपके पास, जो हम लोग पहले जिक्र किए थे लीगल नोटिस, वो है, उसे आप एनेक्स करें। साथ में कोई रिप्लाई आया है फ्रॉम द अदर साइड, आप वो भी लगा दें। जी। और वो फिर आप फाइल करें, नॉमिनल फीस होता है, वो फीस करके आप फाइल करें। फाइलिंग के 1 हफ्ते में सुनवाई हो जाती है। जी। उसमें फिर नोटिस इशू होगा जिसमें दूसरी पार्टी से रिप्लाई मांगा जाता है। जी। और उसके बाद एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल होता है, फिर आर्गुमेंट्स होते हैं और डिसाइड तो जो रिप्लाई आता है उसके लिए भी कुछ टाइम? जी जी जी, टाइम है विदिन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, और इसे 15 दिन तक कंडोन कर सकते हैं, यानी 45 डेज, उसके आगे कंडोन नहीं कर सकते।
तो सर अभी आपने बताया कि रिप्लाई करने के लिए 45 डेज तक का टाइम लगता है, 30 + 50। जी बट केसेस का रिजल्ट आने में सर कितना टाइम लगता है? और इसी के साथ एक और सवाल कि अगर केस दर्ज करेंगे तो उसमें खर्च कितना होता है? जी, दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ओके। वन, आप कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं तो सिचुएशन फ्लूइड है। फ्लूइड इसलिए 1 + 1 2 नहीं होता इन लॉ, इन प्रैक्टिस। तो जैसे आप आज केस फाइल किए, कल नोटिस आता है दूसरी पार्टी को, दैट पर्सन इज रीजनेबल, वो आपको फोन करता है, वो सेटल करना चाहता है, आपका केस 60 दिन में खत्म हो जाता है। दूसरी बात, सेटलमेंट प्रोसीजर वहां भी है कमीशन में, तो वो आपका 6 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाए तो। कितने बार जो दूसरी पार्टी है वो भी चाहती है कि मैं रिफंड कर दूं, मुझे लिटिगेशन कॉस्ट नहीं झेलना है जी। पर ऐसे अगर आप कंटेस्टेड देखा जाए, कंटेस्टेड केसेस 1.5 साल तक चल जाते हैं, 1.5 से 2 साल भी लग जाते हैं। 2 साल भी जी, एवरेज केस 1.5 से 2 साल जी। और सर जो खर्चा है वो? खर्चा तो डिपेंड करता है, अगर कंज्यूमर खुद जा रहा है तो ये निशुल्क होगा, पर ऑफ कोर्स अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी लॉयर का तो आपको वो रेम्यूनरेशन देना होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द कंसर्न लॉयर। थैंक यू सो मच सर फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। केस फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको हमारी वेबसाइट lawsimple.com पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।